आइए आज ऑल्टरनेटिंग करंट की चर्चा करेंगे। और ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ एक ऐसी करंट की चर्चा करेंगे जो फ्लक्चुएटिंग है, जो जिसके नाम के पहले ही ऑल्टरनेटिंग लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका आज इस लेक्चर में कवर करेंगे एसी की इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ जो कि सोर्स ऑफ एसी है, उसकी बात करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट की बात करेंगे और यहाँ मैं आरएमएस एंड एवरेज करंट के बारे में बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट लेक्चर में ये 2-3 पार्ट कंटेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट में समझिए कि आखिर ये ऑल्टरनेटिंग करंट है क्या। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है एक ऐसी करंट जो बाई डायरेक्शनल चल रही हो, यानी बाई डायरेक्शनल करंट, यानी दोनों डायरेक्शन में चल रही हो, यानी चार्ज राइट की तरफ भी जा रहे हों और लेफ्ट की तरफ भी जा रहे हों। ये दोनों तरफ जाने वाले करंट को आप कहते हो ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एक ऐसी करंट जो दोनों तरफ चले, जाए भी और आए भी, इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप बाई डायरेक्शनल करंट भी कहते हो। दूसरी, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव वर्ड लगा हुआ है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एसी करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। मैग्नीट्यूड वेरीज विद टाइम, यानी कि समय के साथ मैग्नीट्यूड के अंदर आप देखोगे कि मैग्नीट्यूड में वेरिएशन होता है। यानी ये भी सेकंड बातचीत आपको ध्यान रखनी है कि समय के साथ मैग्नीट्यूड में इसके अंदर वेरिएशन होनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और घटेगा और दोनों डायरेक्शन में चलेगी। दोनों डायरेक्शन वाली को एक और बार समझ लीजिए। बाई डायरेक्शन का मतलब ये है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर चार्जेस की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि चार्जेस ऑसिलेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन, यानी किसी भी एक मीन पोजीशन के अबाउट चार्जेस के अंदर ऑसिलेशन हो रहा होता है। दिस इज स्टोरी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मतलब मान लिया ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट चार्ज इधर जाएगा, फिर यहाँ रुक जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा, फिर इधर कहीं जाएगा और यहाँ से वापस आएगा। ऐसा करते करते चार्जेस ऑसिलेट करता है। आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि अगर प्रैक्टिकली चार्जेस को ऑसिलेट ही करना है तो फिर सेंस क्या बना, मोमेंट का सेंस क्या बना, करंट का सेंस क्या बना। तो प्रैक्टिकली आप सोचिए, आपको चार्ज वन डायरेक्शन मूव करे या टू डायरेक्शन, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके काम का वो है कि चार्ज मूव करना चाहिए। जैसे ही चार्ज मूव करेगा एक एनर्जी कैरी करेगा और आप उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लोगे। आप मेथड यूज़ करोगे कि आपको सिर्फ मोमेंट को कैसे यूज़ करना है, यानी आपके लिए प्रैक्टिकल काम की चीज़ सिर्फ मोमेंट है, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहे डायरेक्ट में या फिर ऑल्टरनेटिंग में। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपना सेटअप चेंज कर डालेंगे और ओवरऑल उसको यूज़ करेंगे। यानी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकली वो मूवमेंट ऑफ चार्ज इम्पोर्टेंट है, और चार्ज की मूवमेंट एसी में भी होती है और डीसी में भी होती है। एसी में वहीं का वहीं मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन होता है। ये ऑब्वियस नेट करंट इसमें ज़ीरो है, नेट करंट फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज वहीं का गया वहीं आ गया, तो नेट करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल एक मीन पोजीशन के अबाउट मूवमेंट तो कर ही रहा है। कई बार हमें मूवमेंट ही चाहिए होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं जैसा हमें चाहिए होता है। तो ओवरऑल ये इंट्रोडक्शन है ऑल्टरनेटिंग करंट की, जिसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑसिलेट करता है यानी बाई डायरेक्शनल है, और इसका मैग्नीट्यूड भी समय के साथ वेरी करता है। तो दिस इज स्टोरी ऑफ व्हाट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब सबसे पहले मैं बताऊं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। अगर सोर्स ऑफ एसी की बात करें तो पिछले चैप्टर में ईएमआई में आपने सबसे लास्ट कंटेंट एसी जनरेटर पढ़ा हुआ था। मैं आपको बताऊं कि एसी जनरेटर इज द सोर्स ऑफ ईएमएफ, यानी कि आपको याद है कि आप एक एसी जनरेटर बनाया करते थे यहाँ, और यहाँ आपने एक नॉर्थ शो मैग्नेट ले लिया या फिर किसी भी तरीके का नॉर्थ साउथ मैग्नेट का सेटअप किया, और जिसमें यहाँ से फ्लक्स पास कर रही है। फोर्सफुली आप इस कॉइल को घुमा रहे हो किसी टरबाइन या फैन के थ्रू, आप इससे रोटेट करा रहे हैं। रोटेशन कराने से फ्लक्स का चेंज हो रहा है और फ्लक्स का चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ये सारी थ्योरी हम लोगों ने ऑलरेडी ईएमआई में पढ़ी हुई है, और ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये भी बात पढ़ी हुई है आपने ईएमआई चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला d∅dt होता है, यानी फैराडेज एक्सटेंशन के साथ, लेंज लॉ के साथ आपने d∅dt पढ़ा हुआ है। आपको ये भी पता है कि किसी भी कॉइल से जो फ्लक्स का एसोसिएशन है
वो होता है बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला है। आप इसको यहाँ डिफरेंशिएट करते हो। मैं सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको चीज़ें क्लियर हैं। यानी आपको पता है कि अगर किसी एक टर्न के साथ फ्लक्स का एसोसिएशन कितना, उसका फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा है। अगर ऐसे ऐसे यहाँ आपने एन टर्न्स बना रखे हैं तो फ्लक्स टोटल हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। आप इस एन बी ए कॉस थीटा को ये भी लिख सकते हो एन बी ए कॉस ओमेगा टी। मान लेते हैं कि आपको ओमेगा के बारे में आइडिया है कि ओमेगा होता है थीटा बाई टी, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है। खैर, ओवरऑल एन बी ए कॉस ओमेगा टी इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर टोटल फ्लक्स। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ईएमएफ आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए तो रहेगा ही, कॉस ओमेगा टी का होता है साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अलग से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड ईएमएफ का फार्मूला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी है। ये ऑलरेडी हमने ईएमआई का लास्ट कंटेंट में किया हुआ था, क्योंकि इसे यूज़ करना है तो जस्ट मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि ये ईएमएफ साइन का फंक्शन है तो इस ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस वक्त साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ये 1 हो जाएगा इसका मतलब ई मैक्स की जो वैल्यू होगी, जिसको आप ई नॉट रख सकते हो, उसकी वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ई को इस प्लेस की जगह आप ई नॉट रख सकते हो साइन ओमेगा टी। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ बाई एसी जनरेटर, यानी सोर्स ऑफ एसी जनरेटर है। वो जो ईएमएफ फ्लक्चुएट करता है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो आप इसको फिर से एक बार देख लेना ईएमआई में जा करके, वरना आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने यहाँ भी दे दिया है वापस से। इसी को पूरे एसी वाले चैप्टर में यूज करना है। दिस इज सोर्स ऑफ एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ चाहिए और इसका फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी ये ई साइन का फंक्शन है। आपको आइडिया लगा, ग्राफ साइनोसाइडल बनता है इसका। तो ओवरऑल अगर एसी के सोर्स की बात करें तो आप डिवाइस सोर्स में एसी जनरेटर रखेंगे और कॉन्सेप्चुअल सोर्स में एसी ईएमएफ कह सकते हैं, ईएमएफ यानी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, और उसकी स्टैंडर्ड मैथमेटिकल इक्वेशन है ई इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी। तो दिस इज स्टोरी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम ईएमएफ एन बी ए ओमेगा, यानी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, नंबर ऑफ टर्न्स, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल एंड किस वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इन चारों पे डिपेंड करता है। और साथ में ओरिएंटेशन। तो जब आप ओरिएंटेशन चेंज करते हो समय के साथ थीटा को यानी ओमेगा से, तो फिर ईएमएफ डेवलप होती है और वो ईएमएफ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करती है। तो दिस इज व्हाट सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एसी। तो आई होप कि आपको एसी की बेसिक बात पता लगी और आपको सोर्स ऑफ एसी पता लगा। इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बात करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आपको एक बात तो पता लग गई कि स्टैंडर्ड इक्वेशन की जो सोर्स है वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट की। उसकी विजुअलाइजेशन के बाद मैं आपको करंट में और आगे ले जाऊंगा। तो आई होप कि आपने यहाँ तक समझ लिया है, आपको क्लैरिटी है यहाँ तक। सो आपने अभी तक इंट्रोडक्शन और सोर्स ऑफ एसी के बारे में जाना। अब आ जाते हैं इक्वेशंस एसोसिएटेड विद ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले आपने ये तो समझ लिया, ये एसी जनरेटर से ही आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ जो है वो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइन का फंक्शन है। जैसे जैसे साइन वेरी करता है उसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे ईएमएफ भी वेरी करता है। तो मैथमेटिकली आपको इस तरीके से दिखाते हो आप। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ करंट की। वैसे मैं आपको बता दूं, करंट की इक्वेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर डिवाइस क्या लगा है। आप किसी एसी सोर्स को, यानी एसी जनरेटर मान लो आपने एक लगाया हुआ है या एसी सोर्स दे रहे हो, घर में जो आता है सप्लाई एसी आता है, आपको पता है। उस एसी के साथ आपने जोड़ा क्या है, कनेक्शन में क्या है, रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, या इन तीनों में से कोई दो है, या ये तीनों हैं।
मैं आपको भी स्टैंडर्ड में मैं मान लेता हूँ कि किसी एसी सोर्स के साथ, मैं बता दूँ आपको एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, ब्लॉक डायग्राम में ऐसा हो तो समझ जाना फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन का मतलब ये साइनोसाइडल कर्व दिखाया जा रहा है, इसका मतलब एसी सोर्स है। मान लिया किसी सर्किट में एसी सोर्स है और उसके साथ कोई भी एक रजिस्टर लगा हुआ है इस तरीके से। अब अगर केवल रजिस्टर लगा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इसमें जो करंट बनेगी वो करंट समय के साथ कैसी होगी, इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कैसे निकालें, यानी आपको इसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होगी जिसकी मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ईएमएफ एंड करंट। ईएमएफ पता लगा, करंट निकालना है। तो फॉर एनी रेजिस्टिव सर्किट, फॉर एनी रेजिस्टिव का मतलब जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो, तो अगर मैं रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहा हूँ तो इसके अंदर R नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। आपको पता है ओम्स लॉ से एज I इज इक्वल्स टू V/R का मतलब E/R का मतलब E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी यहाँ की जो EMF है वो कांस्टेंट नहीं है, वो समय के साथ वेरी कर रही है, यानी यहाँ की जो E है वो E नॉट साइन ओमेगा टी है एक्चुअल में। तो मान लेते हैं कि अगर मैं I के मैक्सिमम, वैसे I की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है, क्या इक्वेशन है, A नॉट बाई R साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप I की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपको आइडिया है कि I की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। I मैक्स के लिए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, तो आंसर इज 1। इसका मतलब I की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो E नॉट बाई R के इक्वल होगी। तो जैसा मैंने पहले E नॉट में लिखा था ऐसा ही I के लिए एक इक्वेशन बन सकती है, E नॉट साइन ओमेगा टी। I कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ I नॉट की वैल्यू क्या होगी, हियर I नॉट विल बी इक्वल्स टू, तो आंसर इज E नॉट बाई R, यानी I नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर इज E नॉट बाई R। आपको क्लियर है, यानी I नॉट की वैल्यू E नॉट बाई R होगी। तो सिंस ये बना कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए जहाँ रेजिस्टेंस सिर्फ R है वहाँ I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी है, I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी है। यानी आपने ये देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही रहती है EMF की, और करंट की इक्वेशन रेजिस्टिव सर्किट के लिए I नॉट साइन ओमेगा टी है। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस आएगा और आपको करंट निकालनी होगी तो आप इसी इक्वेशन का, मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करेंगे और इससे इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालेंगे कि किसी भी एक टी टाइम में कितना करंट अमाउंट है I नॉट के रेस्पेक्ट में। तो आप सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे और आपको पता लग जाएगा कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वलेंस आ जाए तो आपको पता है I नॉट के इक्वल होगा। ओमेगा टी अगर 180 के इक्वल आ जाए तो आपको पता है I की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि I नॉट साइन 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से किसी भी इंस्टेंस के ऊपर आप करंट निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ आपको बताया कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट क्या है। आगे कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए कहानी चेंज हो जाएगी, जिसको हम आगे करेंगे। तो आई होप कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ईएमएफ और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट इन दोनों का पता लगा। दोनों साइनोसाइडल रिप्रेजेंटेशन होगी दोनों की। और चलिए, अब क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में ईएमएफ लगातार फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है, ऐसे में हमारे दिमाग में आता है कि इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं, तो कोई एवरेज ही हो तो बता दो। इसीलिए ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारे लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज एवरेज करंट, और एवरेज भी दो प्रोस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ चार्ज के प्रोस्पेक्ट में और नंबर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के प्रोस्पेक्ट में। तो एक को आई एवरेज कहते हैं और एक को आई आरएमएस कहते हैं। तो आइए उसकी चर्चा शुरू करने का वक्त है, थर्ड चर्चा। तो आई होप कि यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई। मैं इसे रेस करता हूँ और रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट और एवरेज करंट की चर्चा शुरू करते हैं। सो डिटेल डिस्कशन से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि एवरेज में अक्सर ये कन्फ्यूजन आती है कि क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो एवरेज निकालना मैंडेटरी है। अब एवरेज में नंबर ऑफ चार्ज का ध्यान रखना है या एनर्जी के हिसाब से एवरेज निकालना है। अब एनर्जी के हिसाब से एवरेज क्या होता है का मतलब, अगर फ्लक्चुएटिंग एक सर्टेन टाइम, मान ली 1 घंटे में फ्लक्चुएटिंग करंट ने जितनी हीट प्रोड्यूस करी
एक ऐसा डायरेक्ट अमाउंट जो सेम हीट प्रोड्यूस करे, तो उस डायरेक्ट अमाउंट के बराबर की वैल्यू उसकी मानी जा सकती है। यानी डायरेक्ट का मतलब डीसी, कोई डीसी का एक फिक्स्ड अमाउंट इस लगातार फ्लक्चुएटिंग, जैसे एग्जांपल के लिए मानिए 0 से 10 एम्पियर तक कोई करंट फ्लक्चुएट कर रही है, और वो जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है 1 आवर में, उतनी ही हीट अगर 7 एम्पियर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका एवरेज 7 एम्पियर है। इस 0 से 10 का एवरेज 7 एम्पियर है। ये होती है IRMS। और नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर के रिस्पेक्ट में अगर देखना है तो एवरेज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ दोनों के बीच में डिफरेंस, कि RMS रूट मीन स्क्वायर, आपको पता है रूट मीन स्क्वायर का मतलब यहाँ स्क्वायर का मीन है। आपको पता है हीट का फार्मूला I² RT होता है। तो अगर एवरेज ऑफ करंट निकाल रहे हो तो I के स्क्वायर का एवरेज करोगे तो RMS आएगा, और नॉर्मल एवरेज करेंगे तो उसमें स्क्वायर का टर्म नहीं आना है, उसमें तो नॉर्मल ही फार्मूला लग जाएगा। क्या लगेगा वो भी लगाता हूँ, लेकिन आई होप कि आपको दोनों का मतलब समझ आया कि एवरेज का मतलब जहाँ नंबर ऑफ चार्ज का ध्यान रखा जाए, एंड RMS का मतलब जहाँ एनर्जी ट्रांसफर को देखा जाए, उसे हम लोग IRMS कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी चर्चा शुरू होगी किसके साथ, तो आई होप कि आपको क्लियर है, आई एवरेज के साथ। और इसमें सीन आपको क्लियर है कि आई एवरेज में नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र का ध्यान रखना है। तो आइए स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता है, आई का फॉर्मूला होता है Q/T, यानी करंट का फॉर्मूला Q/T है। अब अगर आपसे आई एवरेज पूछा जाए तो किसी भी चीज़ का फार्मूला अगर किसी रेशियो में है, तो आपको पता है एवरेज निकालते वक्त आप ऊपर वाली क्वांटिटी का टोटल करते हैं, Q टोटल अपॉन टाइम टोटल। जैसे कि आपको एवरेज स्पीड का फार्मूला पता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है। तो स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस बाय टाइम है, तो जैसे ही एवरेज स्पीड निकालना होता है, आप ऊपर वाली क्वांटिटी का टोटल और नीचे वाली क्वांटिटी का टोटल। तो यही सेम फार्मूला इज इक्वल टू Q/T, तो एवरेज Q टोटल और टाइम टोटल हो जाएगा। ये सीन आपको पता है। अब मान लिया अलग अलग टाइम में अगर चार्ज अलग अलग वेरी करता, तो सारे चार्जेस को जोड़ते और सारे टाइम से डिवाइड करते। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर चार्ज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, ये लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है। जैसे आप आई का फार्मूला जानते हो dQ/dt। अब क्योंकि ये आई लगातार फ्लक्चुएटिंग है, फंक्शन ऑफ साइन है रजिस्टर सर्किट के लिए, तो dQ का फार्मूला हो जाएगा I टाइम्स ऑफ dt। और क्योंकि ये आई के साथ यानी समय के साथ, टाइम के साथ आई में लगातार फ्लक्चुएशन है, तो dQ को निकालने के लिए यानी कि Q को निकालने के लिए इन दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। dQ का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल Q हो जाएगा, और I dt को आपको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से t टाइम तक। देन आप फाइंड कर पाएंगे Q टोटल। यानी यहाँ टोटल चार्ज को निकालने के लिए आपको I का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि I कांस्टेंट नहीं है, I वेरिएबल है। ऐसे में इसका इंटीग्रेशन मैंडेटरी है। तो यानी Q टोटल की कहानी तो आपको समझ आ गई, I dt। ऐसे ही टाइम टोटल के लिए टाइम का इंटीग्रेशन करो, या फिर डायरेक्ट टोटल टाइम की वैल्यू रख दो। लेकिन फिर भी एक तरीका तो आपको पता लग गया कि I एवरेज के लिए जो Q टोटल है वो आ जाएगा I डॉट dt के इंटीग्रेशन से, और टाइम dt का इंटीग्रेशन जो कि t ही होता है, आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यानी ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिला आपको I एवरेज का, जिसमें I डॉट dt अपॉन dt का फॉर्मूला मिला है। अब आगे आप इसमें ये कर सकते हैं कि I एवरेज को लिख सकते हैं, I का स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर एनी रजिस्टिव सर्किट I0 साइन ओमेगा t होता है 0 से t तक, और dt का इंटीग्रल हो जाएगा t, और t लिमिट सॉल्व करेंगे तो t-0 अल्टीमेटली t ही होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कहानी समझ आई। थोड़ा इसको और एक्सपेंड कर दो तो I एवरेज का फार्मूला निकलेगा, I0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा t का इंटीग्रल आपको पता है कितना होता है, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो ये माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा माइनस, और साइन ओमेगा t का हो जाएगा कॉस ओमेगा t, और फिर ओमेगा t के डेरिवेटिव को आप रखोगे डिवाइड में, इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, अपॉन ओमेगा, और नीचे ये t है तो ये t आ जाएगा। ओवरऑल
अगर आप देखें तो यहाँ आपको कुछ सीन पता लगा कि ओवरऑल ये है क्या, आई एवरेज का जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। एक और बात, क्योंकि यहाँ लिमिट रिजॉल्व करनी है तो आप इसको बड़े ब्रैकेट में 0 और t रख सकते हैं। आई होप कि आपको ये एंटायर पार्ट समझ आया। मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको आगे और सॉल्व करते हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं आई एवरेज कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, तो बाहर आया ही है, ब्रैकेट में अगर लिमिट रिजॉल्व करोगे तो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस, टी की जगह 0 रखोगे तो ओवरऑल कॉस 0 आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आपको आई एवरेज का फार्मूला मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ आई नॉट ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी माइनस 1। अगर आप इस माइनस को यहाँ ले जाएं तो ये वाला माइनस में और ये वाला प्लस में, यानी इसका एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा जा सकता है आई एवरेज का, आई नॉट बाई ओमेगा टी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है ये एवरेज करंट का फॉर्मूला है। किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में, किसी भी अल्टरनेटिंग करंट में एवरेज करंट का फॉर्मूला आई नॉट बाई ओमेगा टी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। तो आई होप कि ये बहुत ही सिंपल सी डेरिवेशन आपको समझ आई, क्योंकि आई फंक्शन ऑफ टाइम था तो इसको इंटीग्रेट करना ज़रूरी था। साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होता है और साथ में अंदर ओमेगा टी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना पड़ेगा, उसको ओमेगा आ जाता है डिवाइड में, ये आप पहले से जानते हो। तो यहाँ ओमेगा को डिवाइड किया और इसको सॉल्व किया, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आया। इसमें दो बातें आपसे पूछी जाती हैं, पहली कि आई एवरेज आप कंप्लीट 1 साइकिल के लिए बताओ और दूसरा आई एवरेज आप हाफ साइकिल के लिए बताओ। तो इन दोनों ही केसेस की एनालिसिस हम लोग करेंगे 1 बाय 1, फुल साइकिल के लिए भी और हाफ साइकिल के लिए भी। अब आपको कहीं ना कहीं आइडिया है कि फुल साइकिल में जो टाइम पीरियड है यानी केस 1 में मैंने क्या कहा कि आपको निकालना है आई एवरेज फॉर 1 साइकिल। 1 कंप्लीट साइकिल भी लिखो या फिर 1 साइकिल के लिए लिखो। 1 साइकिल का मतलब स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर होगी। सॉरी, आपको पता है स्मॉल टी का मतलब टाइम और कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड, यानी एक साइकिल में जो टाइम लगे वो टाइम पीरियड है। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आप कैपिटल टी पुट कर दीजिए। ऐसे में अगर आई एवरेज की वैल्यू देखेंगे तो आई नॉट बाई ओमेगा और यहाँ रख दिया टी अपॉन 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रखना है। लेकिन उससे पहले ओमेगा है, ओमेगा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप जानते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी, ये बात आप पहले से जानते हो। सो ओवरऑल यहाँ मैंने ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी रख दी और जो ये स्मॉल टी है उसकी जगह मैंने कैपिटल टी रख दी। अब टी से टी गया तो बचा कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई का मतलब आप जानते हो, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, यानी वहीं का वहीं आ गया, यानी कॉस 360 डिग्री यानी कॉस 0 डिग्री के बराबर है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 अगर देखें तो आपको पता है आई एवरेज का जो फार्मूला हो जाएगा आई नॉट बाई ओमेगा टी, और 1 माइनस 1 0 होता है, यानी आई एवरेज की वैल्यू हो जाएगी 0 एक कंप्लीट साइकिल के लिए। इस चीज़ को आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि चार्ज गया और वापस आ गया, गया और वापस आ गया, यानी जहाँ से शुरू किया था वहीं वापस आ गया। तो एवरेज चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ टी टाइम में, कैपिटल टी टाइम में, तो आपको हो गया 0। यानी एक साइकिल के अंदर जो एवरेज अमाउंट होता है उसको ऑलवेज ध्यान रखना है 0। दिस इज द फर्स्ट आउटपुट जो आपसे पूछा जाएगा केस 1। इसी में इसको मैं हटा देता हूँ और केस नंबर 2 की डिस्कशन करता हूँ। आई होप आपने इसको समझ लिया। केस 2 के अंदर आपसे पूछा जाता है कि आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के अंदर t इज इक्वल टू t/2, यहाँ केस नंबर 2 आ जाएगा, यानी आपको यहाँ t/2 पुट करना है। अगर आप t/2 पुट करोगे तो t से t गया और 2 से 2 गया, यानी यहाँ आ जाएगा cos पाई। अब cos पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस -1, यानी 2
तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा कैपिटल टी। थोड़ा इसको और एक्सपेंड करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ आप लिख सकते हैं 2 आई नॉट और ओमेगा को फिर से 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख लीजिए, और ए टी से टी गया, 2 से 2 गया। आप यहाँ देखेंगे, फिर से समझ लीजिए, ओमेगा को लिख लिया 2 पाई बाई कैपिटल टी। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ से आप ओवरऑल स्टोरी को देखेंगे तो 1 माइनस 1 2 आया, तो ये 2 आया। एक और चीज़ है, यहाँ जो टी रखना है, क्योंकि ये हाफ साइकिल के लिए है, तो इस टी में भी 2 से डिवाइड करना है। तो जब आप इस 2 को, आप दोनों जगह t/2 रखोगे, यहाँ भी t/2 और ये जो बाहर टाइम है यहाँ भी t/2, तो ये 2 ऊपर आकर के एक और 2 आ जाएगा, यानी 2 और 2 यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस 4 से इसको काटोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा, t से t गया, ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है पाई, यानी ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट, ये वैल्यू आ गई आई एवरेज की। मैं इसको थोड़ा एक बार फिर से क्लियर कर दूँ। जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ कैपिटल t/2 रखना है। इसकी जगह रखेंगे, यहाँ आ जाएगा t/2, ओमेगा t/2, और यहाँ अंदर भी कैपिटल t/2, t से t गया, 2 से 2 गया, यानी cos पाई बचा। cos पाई का मतलब होता है cos 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है -1। -1 पुट किया तो 1 माइनस -1 2, और ये वाला 2 डिवाइड के डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो 2 and 2 4 आ जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट बाई ओमेगा टी। इसके बाद ओमेगा टी की वैल्यू रखी, t से t गया, t से t, ये 2 से 2, ये 4 कटा, यानी यहाँ 4 है, इसको आप काटोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, यानी 2 आई नॉट बाई पाई, यानी 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट है। इसको थोड़े और अच्छे से रखें, अगर पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें 22/7 या फिर 3.14, तो इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्स 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ये हाफ साइकिल के लिए एक एवरेज फार्मूला है, जिससे कि आप ये कह सकते हो कि हाफ साइकिल में इतने कांस्टेंट करंट का अमाउंट फ्लो कर रहा है ऑन एंड एवरेज, अगर माने तो। सो ओवरऑल ये थी एक खूबसूरत सी कहानी, जिसमें आपने ये सीखा कि चार्ज के रिस्पेक्ट में टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम और इंटीग्रेशन करके ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला आया आई एवरेज का। हाफ साइकिल के लिए, सॉरी फुल साइकिल के लिए देखा आपने कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। हाफ साइकिल में आपने देखा कि हाफ साइकिल के लिए जो ये वैल्यू आ रही है वो अप्रॉक्स 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है, यानी आई एवरेज का फार्मूला 2/पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट है। इसको आप ऑलवेज ध्यान रखेंगे। तो ये है ओवरऑल स्टोरी एवरेज करंट की। लास्ट कंटेंट आरएमएस की हम समझेंगे अब कि एनर्जी के रिस्पेक्ट में एवरेज, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंटायर एवरेज वाले डिस्कशन में, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आइए आरएमएस करंट की चर्चा करते हैं कि जेन्युइनली आरएमएस करंट क्या है। सो आइए बात करते हैं अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की। और आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का एक एवरेज अमाउंट, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट जो उतनी जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डीसी करंट प्रोड्यूस करे, उसका इक्विवेलेंस। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, आपको बताइए कि फ्लक्चुएटिंग करंट के एवरेज का मतलब कोई भी एक कांस्टेंट अमाउंट, यानी इक्वल अमाउंट, यानी डीसी इक्विवेलेंस जिसको कहा जाए। तो सपोज कि अगर एक साइकिल में एक ऑल्टरनेटिंग करंट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है H, अब कोई एक फिक्स्ड यानी कि डायरेक्ट करंट का एक अमाउंट जो सेम हीट प्रोड्यूस करे, तो आप ये कह सकते हो कि डीसी का जो अमाउंट है इस एसी का एवरेज भी उतना ही है। दिस इज द गेम, यानी इस एसी का एवरेज भी वही डीसी के अमाउंट के बराबर है, क्योंकि एवरेज का मतलब ये कांस्टेंट अमाउंट है। कांस्टेंट यानी कि डायरेक्ट अमाउंट या डीसी इक्विवेलेंस आप कह सकते हो। तो उसी हिसाब से डेफिनेशन है कि D is equal to the amount of DC which produces equal amount of heat as is produced by AC in a resistor for the same time। यानी कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट या एक ऐसा अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट
जो सेम हीट प्रोड्यूस करे जितना ये AC कर रहा है, तो उसी अमाउंट के बराबर का एवरेज इसका माना जाएगा। दिस इज द सीन, एंटायर सीन। यानी आपको सबसे पहले एक कंप्लीट साइकिल के लिए या फिर किसी भी गिवन टाइम t के लिए आपको हीट निकालना होगा और आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट में सपोज अगर मुझे हीट निकालना है, वैसे तो हीट का जनरल फार्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आपको आइडिया है, I² RT, लेकिन क्योंकि यहाँ I कांस्टेंट नहीं है तो आपको एक छोटी सी हीट निकालनी पड़ेगी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और उसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो जाकर के आपको हीट मिलने वाली है फॉर एनी गिवन टाइम। तो AC करंट के अंदर हीट I² R dt का इंटीग्रेशन से मिलेगा, और रेंज ले लेंगे 0 से कैपिटल T या फिर 0 से स्मॉल t, वो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है। खैर, कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि यहाँ हमारा टारगेट है एक कांस्टेंट अमाउंट को निकालना, जो कि जिसको आप कह सको कि ये अमाउंट फ्लो कर रहा है इस ऑल्टरनेशन का, और उसके लिए आप DC से कंपेयर करके इसको निकाल लोगे। तो आई होप आपने ये डेफिनेशन समझ ली। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको वापस ले चलते हैं ताकि हमें एक मैथमेटिकल वैल्यू मिले एवरेज करंट की, यानी कि RMS करंट की विद रिस्पेक्ट ऑफ एनर्जी। सो ओवरऑल आपने ये इक्वेशन देख ली। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ 0 से 2 जनरलाइज एक्सप्रेशन लिया हुआ है। अब सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये जो करंट है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो पुट करनी पड़ेगी, यानी कि I0 sin ओमेगा t का स्क्वायर R टाइम्स ऑफ dt। और एक काम करते हैं, रेंज 0 से कैपिटल T तक ले लेते हैं, यहाँ 0 से कैपिटल T तक ले लेते हैं, एक साइकिल की बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्या है, इसमें से ये I0 कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर, तो इसको आप बाहर ले लो। यहाँ से R भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, उसको भी आप बाहर ले लो। साइन ओमेगा t का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस है साइन स्क्वायर ओमेगा t आ जाएगा टाइम्स ऑफ dt, और रेंज आपने ले लिया 0 से कैपिटल T तक। अब यहाँ एक नई स्टोरी है। स्टोरी ये है कि यहाँ स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का तरीका आप जानते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन लगाइए या फिर इसकी कोई आइडेंटिटी सोचिए जो सिंगल पावर में हो। तो क्योंकि इंटीग्रेशन सिंगल पावर का ही करते हैं, स्क्वायर पावर में तो फिर अलग टेक्निकलिटीज आ जाएंगी। तो आपको एक ऐसी वैल्यू पता होनी चाहिए या कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जिससे कि ये सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप सब जानते हो, मैं वापस से याद दिला देता हूँ आपको, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी टी। आई होप कि आपको ये आइडेंटिटी याद है। आइडेंटिटी मैं रिकॉल करा देता हूँ। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, या फिर इसको इधर ले जाइए तो ऐसा भी लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अलग अलग फॉर्मेट है। ओवरऑल आप इसको किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं। खैर, साइन स्क्वायर पावर को सिंगल पावर में, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 थीटा है, यानी पावर यहाँ कॉस की सिंगल ही है, तो सिंगल पावर में कन्वर्ट करने की आइडेंटिटी अपने को पता है। हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी और अब हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो h का फार्मूला ध्यान रखिए यहाँ I0 है, तो h का फार्मूला I0 का स्क्वायर r, और एक काम करते हैं ये 2 कांस्टेंट इसको बाहर ले लेते हैं 2। अब क्या बचा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, और यहाँ एक और काम करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये dt इस 1 के साथ आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, और रेंज है 0 से कैपिटल T तक, माइनस टाइम्स ऑफ फिर इस वाले टर्म का, सेकेंड टर्म का, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 ओमेगा t dt, और रेंज ले लिया 0 से कैपिटल T तक। ये राइट साइड वाला टर्म है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो आपको पता है ये हो जाएगा I0 का स्क्वायर r टाइम्स ऑफ 2, 1 dt में से 1 बाहर आया और dt का इंटीग्रल t होता है, और t को सॉल्व करेंगे तो t माइनस 0, यानी ओवरऑल यहाँ आ जाएगा t माइनस कॉस 2 ओमेगा t। वैसे तो इसका एवरेज यानी इसका इंटीग्रल हमेशा 0 होता है, ये बात मैंने बता भी रखी है। अगर आपको नहीं याद आ रही होगी तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं कि इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और अपॉन डिवाइड में 2 ओमेगा आ जाएगा। लिमिट सॉल्व करेंगे, वैसे तो यहाँ t आएगा, लेकिन लिमिट सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा t और माइनस साइन
ज़ीरो रखेंगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू आपको पहले से पता है ज़ीरो ही होती है। अब आप अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई बाई कैपिटल टी, टी से टी कटेगा, 2 इंटू 2 यानी 4 पाई, और साइन 4 पाई होता है 0 डिग्री के इक्वलेंस, 2 पाई और फिर 4 पाई यानी 0 डिग्री के इक्वलेंस, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू पहले से 0 है, यानी इस एंटायर टर्म का रिजल्ट आएगा 0। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इसका एवरेज क्या आता है, 0 आता है, यानी इसका इंटीग्रल फॉर कंप्लीट टी टाइम ऑलवेज 0 आता है। तो आप दोनों तरीके से ध्यान रख सकते हैं। सो ओवरऑल हीट का जो फार्मूला मिलता है वो मिलता है आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई 2। ये वो हीट है जो एक ऑल्टरनेटिंग करंट एक कंप्लीट साइकिल में प्रोड्यूस करता है, जो कि आपने देखा। तो आई होप कि आपको इस पर क्लैरिटी आई कि कैसे निकालना है हीट एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अब ऐसा मान लेते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ हीट एक डीसी प्रोड्यूस कर रहा है, डीसी का एक कोई सर्टेन अमाउंट। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है, तो मैं इसको हटाता हूँ और फिर इसको दोबारा। सो ओवरऑल स्टोरी ये है, ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि लेट आई डीसी अमाउंट ऑफ डीसी प्रोड्यूसेस सेम हीट, प्रोड्यूसेस इक्वल हीट इन टाइम टी, इन टाइम कैपिटल टी, यानी जो ये गिवन टाइम है इसी में एक इतना अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्योंकि ये करंट डायरेक्ट है तो आप यहीं लिख सकते हो आई डी सी का स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर, और टाइम है कैपिटल टी। ये वो हीट है जो कि एक डीसी प्रोड्यूस करता है, इसमें कोई एवरेज नहीं निकालते, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं निकालते, तो सीधा सीधा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मान लेते हैं एक साइकिल में ये इसने जितनी हीट प्रोड्यूस करी इतनी उसने भी उतनी ही करी। अब दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो, इक्वेशन 1 कैन बी इक्वेटेड विद इक्वेशन 2। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा आई डी सी का स्क्वायर वो आ जाएगा, सॉरी आर टी इज इक्वस टू आई नॉट का स्क्वायर आर कैपिटल टी डिवाइड बाई 2। आर टी से डिडक्ट हुआ, सो आप देखेंगे कि आई डी सी के स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आई नॉट बाई, देखिए आई नॉट का स्क्वायर बाई 2। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको हटा देता हूँ मैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो आई डी सी इज इक्वस टू, अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आई नॉट, और नीचे 2 का रूट करेंगे यानी रूट। ये वाली वैल्यू आ गई डायरेक्ट करंट का, यानी जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू है वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट के पीक के 1/√2 के इक्वल है। और आपको पता है कि कोई भी एक डायरेक्ट अमाउंट को ही आरएमएस कंसीडर किया जा सकता है, तो इस केस में आप इसी आईडीएस को आई आरएमएस भी कह सकते हैं। यानी आई आरएमएस की जो वैल्यू आ रही है वो पीक का 1/√2 टाइम्स आ रही है। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट आ जाएगा अगर आप 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो। लेकिन खैर कंक्लूजन ये है कि कोई भी अल्टरनेटिंग करंट जो 0 से एक सर्टेन पीक तक पहुंच रही है उसमें अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में एवरेज निकालें तो वो एवरेज पीक का 1/√2 टाइम्स है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम ERMS की बात करें, वोल्टेज वाले निकालें सेम इसी तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि ERMS भी इतनी ही आएगी A0/√2। यानी कि आपको ये पता लगा, कंक्लूजन मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि अल्टरनेटिंग करंट का एनर्जी के रिस्पेक्ट में जो एवरेज है जिसको हम RMS कहते हैं वो I0/√2 है और A0/√2 है। एक और बात यहाँ नोट करने की है, क्योंकि आपकी जो घर में सप्लाई हो रही है ये ऑलवेज AC होती है, तो हाउस होल्ड सप्लाई में जो भी गिवन वैल्यू है वो हमेशा RMS होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 220 वोल्ट की, तो आप ध्यान रखेंगे दिस 220 वोल्ट इज RMS वोल्टेज। अगर आपसे पूछा जाए कि घर की पीक वोल्टेज बताओ तो RMS को √2 इधर भेज दो। अगर आपको पीक निकालना है तो √2 टाइम्स ऑफ
220 अगर आप करेंगे तो ई नॉट की जो वैल्यू आएगी वो अप्रॉक्स 311 वोल्ट के आसपास आएगी। 311 वोल्ट जो घर की पीक है, यानी घर में जो भी गिवन वैल्यू है, चाहे वो करंट की है चाहे वो वोल्टेज की है, वो ऑलवेज आरएमएस है। पीक थोड़ा हाई होता है इसका ऑलवेज ध्यान रखना है। इसी मामले में कई बार ये भी कहा जाता है कि एसी ज़्यादा डेंजरस है डीसी से, क्योंकि अगर आप एसी में 220 एक्सपेक्ट करके टच कर रहे हो तो आप देखोगे कि 1 सेकेंड में यूजुअल फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ की, तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब 100 बार, यानी एक साइकिल में एक टॉप और एक बॉटम, यानी 100 बार वो टॉप और बॉटम को टच करेगा, यानी 311 को टच करेगा। यानी कि अगर आप 220 एक्सपेक्ट करके आपने देखा और आप देख रहे हो 1 सेकंड में 100 बार ये 311 को टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये रही आरएमएस की जो वैल्यू जो हमने एवरेज निकाला। अब आइए देखते हैं कि फाइनली हमने इस पूरे एंटायर लेक्चर से सीखा क्या। सो ओवरऑल हमने इस पूरे लेक्चर में, एंटायर लेक्चर में ये देखा कि ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो बाई डायरेक्शनल है और जिसका मैग्नीट्यूड भी लगातार फ्लक्चुएट करता है। सेकेंडरी इसका जो सोर्स है वो एसी जनरेटर है, उससे निकलने वाली जो ईएमएफ है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है E=E0 sin ωt। साथ में जो करंट प्रोड्यूस करता है वो उसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी फॉर एनी रजिस्टिव सर्किट, यानी जिसमें केवल रजिस्टर होगा, वो होगी I=I0 sin ωt। थर्ड, किसी भी, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है तो इसका एवरेज फॉर एंटायर कंप्लीट साइकिल ऑलवेज ज़ीरो होता है, क्योंकि चार्ज जहाँ से जाएगा वहाँ से आएगा, वहीं वापस आ जाएगा एक साइकिल के बाद। हाफ साइकिल के लिए एवरेज 2/π टाइम्स ऑफ I0 है, ये हमने निकाला था। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें कि एवरेज हमेशा से विद रिस्पेक्ट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र रहा है। ये जो एवरेज हमने निकाला है वो नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र के हिसाब से निकाला है। अगर यही एवरेज एनर्जी ट्रांसफ़र के हिसाब से निकाला जाए, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से जो एवरेज है उसे आरएमएस कहते हैं और उसकी वैल्यू I0/√2 होती है। सिमिलरली ई आरएमएस यानी वोल्टेज आरएमएस वैल्यू E0/√2 होती है, ये एनर्जी ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में होता है। तो आई होप कि ये आज के लेक्चर का कंक्लूज़न आपको अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट लेक्चर में ऑल्टरनेटिंग करंट को बहुत सारी अलग अलग लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर के साथ जोड़ना होगा। उनमें वोल्टेज और करंट साथ साथ नहीं चलते, जैसे इसमें दोनों साइनोसाइडली बिल्कुल सेम एंगल के साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उसके स्पेशल ट्रीट करने के लिए हमें कुछ स्पेशल रोटेटिंग वेक्टर यानी कि फेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फेजर डायग्राम और ऑल्टरनेटिंग करंट विद रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर बताऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।